किया जाए। कौन कौन है हमारे साथ? ठीक है, हिबा, जॉनी, दानियल, आकांक्षा, मोहम्मद साहिल खान, मुदस्सिर, मुनज्जम, मुस्कान और मुजम्मिल सैफ ये जो लगाए हुए हो, इसकी जगह हमें मैसेज करना है, हम अपना लोगो दे देंगे। लोगो लगा दो, अच्छा लगेगा। नाजमीन शेख, नुसरत, सहरीन खान, शोएब अख्तर, सुजानी, तबस्सुम, तस्कीन एंड मोहम्मद नाजिम। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एजेंडा पे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको ले चलते हैं एंशियंट पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले इंडस देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मौर्यन एम्पायर में चलेंगे हम लोग। और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? 20 डेज रिमेनिंग, काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। मैं एग्जाम के बारे में सोच रहा था ऑफिस में बैठ के। मतलब ये एग्जाम उतना ज्यादा टफ नहीं है। मतलब मैं लेट से इंटर करा, मैं ऑलरेडी डीआरडीओ में जॉब कर रहा था। जब तक चीजें समझ में आई, प्रिपरेशन मुकम्मल हुई है, अटेम्प्ट भी खत्म हो गया। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, देर आर हाई चांस दैट यू विल एंड अप बीइंग एन आईएएस ऑफिसर अच्छे रैंक के साथ। चीजें ये है कि 6 महीने की पढ़ाई करनी है अच्छे से, एक बेंचमार्क बन जाएगा, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 6 घिसी-पिटी किताबें हैं, उसी पे कमांड करना है। और वहीं सेक्शनल टेस्ट लगाना है, मॉक लगाना है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसको नोट डाउन कर लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम मेमोराइज करना है। ठीक है, लेकिन बच्चे 10 दिन पढ़ते हैं, 11वां दिन भूल जाते हैं क्या करने आए थे, क्या करने नहीं आए थे। क्या एक गोल सेट करा हमने, तो उस पे एकदम जी जान से लगा के उसको पूरा कर लेना है। 2 दिन हुआ नहीं, योगेश आए हैं कि नहीं, योगेश को 2 दिन 3 दिन होता नहीं है, चौथे दिन मैसेज स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्या करते रहते हैं हमको खुद समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे जैसा मेंटर है, जवाब दे देते हैं हम उनको। चलिए, एग्जाम काफी इजी है। अभी भी आज से 20 डेज बचे हुए हैं, काफी टाइम है रिवाइज करने को। किसी का सी सेट में खराब जा रहा है तो 3 दिन में 8 वीडियोज रखा हुआ है, फिर से जाके उसको अच्छे से नोट्स मेकिंग और अच्छे से समझ लेंगे। 20 क्वेश्चन, 25 का तो मैंने दावा किया है। थोड़ा सा भी कम समझते हो तो 20 क्वेश्चन आराम से वहां से हो जाएंगे, और मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन लेके आना है। ठीक है, सी सेट निकल गया संयम, संयम के साथ। सुजानिक बोल रहे हैं 20 सही हो रहा है। सही है, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ले आओ। है ना, रीजनिंग से ही 10 क्वेश्चन अकेले लाया जा सकता है। 20 दिन काफी, अगर सी सेट अभी भी किसी का अभी कमजोर है तो 20 दिन में सी सेट पे काम किया जा सकता है। चलिए, हम लोग चलते हैं आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी फोकस्ड समरी, आप लोगों को पता ही है। 27 आउट ऑफ 27 चाहिए सर, तो उसके लिए मेहनत चाहिए गुरुदेव। और 27 में से 27 लाने की जरूरत भी नहीं है। 22 23 ले आओ, 25 ले आओ, और उधर से रीजनिंग से ले लो कुछ। चलिए, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की कौन करते हैं? दयाराम साहनी। ठीक है। और 1922 में मोहनजोदड़ो, ये आर डी बनर्जी करते हैं। ठीक है, उस समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था उधर मुल्तान की तरफ। पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तान पहले इंडिया का भाग था ना, आज़ादी से पहले की बात है। तो उसी दौरान अ, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और अनुमान लगाया जाता है, ये डिफरेंट है लेकिन लगभग में याद रखना है कि 2600 to 900 BC। ठीक है, प्री हड़प्पन पीरियड को भी बांटा गया है, उससे पहले जो ट्रांजिशन फेज में थे वो ये क्रांति के दौरान। सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। जहाँ पे ये कंटेम्परेरी वर्ड आता है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिए, दिमाग में रखिए। और यूपीएससी क्या फोकस करती है? व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। ठीक है, मेजर एक्सकवेशन साइट्स, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी,
जो जियोग्राफिकल स्प्रेड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और लार्जर लार्जर देन इजिप्ट इजिप्ट का और मेसोपोटामिया को मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लगभग में याद रखेंगे। मेजर साइट्स हैं पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तनहुदरो, और इंडिया में धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखी गढ़ी है। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स पढ़ने का है लूसेंट। लूसेंट में एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, अगर क्विक रिवीजन करना हो तो लूसेंट से कर सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट के पास लूसेंट भी होना चाहिए कुछ फैक्ट्स वगैरह को देखने के लिए। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है सुतका गेंदौर, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के करीब है। और ईस्टर्न मोस्ट इधर आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क का पता चलता है, यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग अक्रॉस रीजन्स। उसके बाद यूपीएससी क्या पूछती है, ढोलावीराज वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। अर्बन प्लानिंग, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर वन में अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज हमारा सिलेबस है, तो यहाँ से दो तीन पॉइंट उठा के वहां पे डाला जा सकता है। ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करती थी। रोड्स एट राइट एंगल्स, दैट इज 90 डिग्री पे कट होती थी। ड्रेनेज सिस्टम था, वो भी एडवांस और अंडरग्राउंड सिस्टम था। ठीक है। सिटाडेल मतलब वो थोड़ा सा ऊंचाई पर पहाड़ पे था। और लोअर टाउन थे, जैसे ऐसे यहाँ पे भी था रहने का, और यहाँ पे भी रहने का था। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स, बॉन्ड ब्रिक्स, जली हुई ईंटें, जो अभी हम लोग पक्की ईंटें बोलते हैं, पक्की ईंटें, और उनका रेशियो 4:2:1 के रेशियो में था। फर्स्ट सिविलाइजेशन विद सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, पब्लिक बाथ था। ग्रेट बाथ्स मोहनजोदड़ो में जो पाया गया है, वहां पे लोग पब्लिक बाथ जाके स्विमिंग पूल टाइप का था वहां पे। ठीक है। कंपैरिजन विद कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से कंपेयर करिए। सिटाडेल वर्सेस लोअर टाउन फंक्शन क्या था, यहाँ पे प्रिस्टली क्लास रहते थे, यहाँ पे थोड़े से लोअर क्लास के रहते थे, लेकिन ऐसी अभी भिन्नता नहीं देखी गई है खुदाई के दौरान। इकोनॉमी, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। वीट, बार्ले, पीज, एविडेंस फ्रॉम इरिगेशन, इरिगेशन की भी एविडेंस मिलती है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार इनका चलता था। कॉपर्स, बीट, सेल्स, ये सब चीजें आयात निर्यात होती थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज पाया गया है। मेटलर्जी, ब्रोंज, कॉपर का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है। लॉस्ट वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक का भी यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल देखा जाता है। यूपीएससी ने काफी अच्छे, एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से इसको बताया गया है। फर्स्ट यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट, वजन करने के लिए 16:1 का रेशियो का इस्तेमाल किया जाता था। और लोथल में डॉकयार्ड्स पाया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। और मेसोपोटामिया के लिए जो वर्ड यूज किया गया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है वो डेसिफर नहीं किया गया है। लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है वो डेसिफर मतलब उसको पढ़ा जा चुका है, पढ़ा गया है। हाँ, और वहाँ पे मेलुहा शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है और इंडिया की तरफ इशारा करता है, और ये मेलुहा वर्ड वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को दिखाता है, के बारे में बताता है। इससे ये इन्फ्रेंस निकाला गया है कि ये मेसोपोटामिया के लोग, व्यापार तो था क्योंकि सिक्के वगैरह से यहाँ के सिक्के वहां पाए गए हैं, वहां के सिक्के यहाँ पाए गए हैं, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ट्रेड रिलेशन था। और ये मेलुआ वर्ड मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। सील्स पाए गए हैं जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था, पशुपति सील्स और यूनिकॉर्न मोटिव वाला सील। पता ही होगा आप लोगों को। सोसाइटी एंड रिलीजन देखते हैं, ऑटो शिवा यानी पशुपति नाथ की यहाँ पे पूजा की जाती है। और मदर गॉडेस और एनिमल वर्शिप की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जो सील पे यही सब चीजें इंपॉर्टेंट फिगर्स नजर आता है, तो उससे इन्फ्रेंस हम लोग निकालते हैं या इम्प्लाइड होता है कि वो लोग पूजा करते थे। बुरियल प्रैक्टिस, जब मर जाते थे लोग तो दफनाने की प्रथा थी। फ्रैक्शनल बरियल एट हड़प्पा, आधा जलाकर भी फिर उनके शव को घड़े में डाल के जमीन के अंदर
गाड़ दिया जाता था। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इगैलिटेरियन था, कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है किंग्स आर्मी बैटल और ये सब चीजें का, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ये सब चीजों का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अर्ली फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म जो था वो शिवा वर्शिप था, और ये वहीं से पशुपतिनाथ की पूजा करी जाती थी। नो क्लियर एविडेंस ऑफ टेम्पल और पैलेसेस, पैलेसेस मतलब महल होता है, और मंदिरों और महल और इसकी एविडेंसेस नहीं मिली है, ठीक है। रिलीजियस कंटिन्यूटी, ये आप देखिएगा थोड़ा सा, डिबेट ओवर आईवीसीज इंडियन वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन और वैदिक कनेक्शन से जोड़ते हैं लोग कि वैदिक, इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आता है, तो आर्यंस जब आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर वार करके, आक्रमण करके उनको वहां से पीछे धकेल दिया गया या जान चली गई, ये वो बहुत सारा है कि फ्लड्स भी रीजन होता है, क्योंकि सप्त सिंधु क्षेत्र था जहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती है, वहां पे तो फ्लड आने से भी इन लोगों का पतन हो गया। दूसरा कोई बोलते हैं कि जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपको मालूम है लोअर हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और काफी अ, मतलब टेक्टोनिक जोन है, जोन 4 के अंतर्गत आता है, तो हो सकता है अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड ये सब चीजें हुई होगी। कोई बोलता है कि जो रिवर्स बह रही थी तो उसमें रिवर ड्राई कर गई और टेक्टोनिक एक्टिविटीज और क्वेक्स वगैरह आई, तो रिवर अपना जो चैनल है वो चेंज कर ली, जो फ्लो है वो चेंज कर ली, और कोई भी सिविलाइजेशन वाटर के बिना नहीं सरवाइव कर सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स गिवन बाय द ऑथर्स। एनसीईआरटी में काफी अच्छे से इस पे डिबेट किया गया है, तो आप लोग पढ़ेंगे, है ही नहीं स्टैंडर्ड बुक। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है, अनडेसिफर्ड यानी अभी तक इसको नहीं पढ़ा जा चुका है। और जो इसका लैंग्वेज है वो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक यानी चित्र के साथ भी है, चित्र, चित्र भी है, वर्ड भी है, ठीक है। पिक्टोग्राफिक, पिक्टो मतलब पिक्चर, चित्र। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है धोलावीरा से, 26 सिंबल्स एक ही साथ मिले हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम ये लोगों ने डेवलप करा है, बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर। नो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन फाउंड येट, ठीक है। कंपैरिजन विथ मेसोपोटामियन से किया जाता है। डिक्लाइन थ्योरी, वही जो हमने यहाँ पे जो चर्चा करी है, यहाँ पे आया है कि ड्राइंग ऑफ घग्गर हकरा रिवर जिसके किनारे थी, आर्यन ने इन्वेजन करा, ये कंट्रोवर्शियल है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रिसर्च ये किया है कि क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट होगा। फिर वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओसीपी, ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर कनेक्शन मिलता है, जो मौर्यन एम्पायर में ब्लैक कलर वाला आता है। यहाँ पे ओकर मतलब मट्टी को जब जला देते हैं आग पे तो वो कैसा कलर हो जाता है, तो उस टाइप का, क्योंकि पक्की ईंटें भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ट्रेड, ये भी कहा जाता है कि ट्रेड कोलैप्स हो गया और डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामिया हुआ, तो मेसोपोटामिया से ट्रेड बंद हो गया, आयात और निर्यात बंद हो गई। बस इतना ही करना है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हमें। ग्रेट बाथ ग्रैनरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग भी हमें मिली है। हड़प्पा, हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड, जो पहला क्षेत्र डिस्कवर्ड होता है उसी के नाम पे उस जगह को जाना जाता है। इसीलिए पहला बार में जो 1921 में जो खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने करा था, उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एविडेंस ऑफ कॉफिन बurial, जैसे क्रिश्चियन कॉफिन ताबूत में शवों को डाल के मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, तो वो भी मिला हुआ है। लोथल में डॉकयार्ड, इससे पता चलता है कि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। बीड फैक्ट्रीज मिली है, जहाँ पे जो गले में मोती वगैरह ये सब चीजें काफी अच्छे से एनसीईआरटी में इलस्ट्रेट किया गया है। टेराकोटा फिगर्स भी मिला है, और एक छोटा सा एक लड़की की डांसिंग गर्ल डांसिंग गर्ल का फिगर भी हमें यहाँ से मिला है। फिर उसके बाद धोलावीरा में देखिए वाटर रिजर्वेयर्स मिला है कि पानी अकाल उकाल आता होगा तो पानी वहां पे रिस्टोर करके रखते होंगे, स्टोर करके
साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, लिखा हुआ है राइट जाइएगा तो वहां पे पहुंचिएगा, लेफ्ट जाइएगा तो इतना किलोमीटर वहां पहुंचिएगा, सीधे जाइएगा तो कहीं। तो ये सब साइन बोर्ड का भी इंस्क्रिप्शन मिला है। काली बंधन से प्लॉड फील्ड्स, जोती हुई खेत की निशानी मिली है। और फायर अल्टार्स, यानी जैसे हवन वगैरह होता है और यहाँ पे आग उग जलाया जाता है मान लीजिए, और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो ये इसका भी साक्ष्य मिला है। इससे रिलीजियस टेंडेंसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये आग को मान्यता देते थे, ठीक है, और पशुपति की पूजा भी करते थे। लेकिन कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है, जब तक इनके लैंग्वेज को डिसिफर नहीं कर पाए हम लोग, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और एग्जाम में एक पशुपतिनाथ की फिगर ऐसे मिलेगी, ठीक है, और इनके नीचे चार एनिमल का जिक्र भी है, तो ये पता होना चाहिए कि ये फोर एनिमल्स जो सीटिंग पशुपतिनाथ हैं, जो उनके भगवान पशुपतिनाथ, तो ये कौन कौन से एनिमल है, ठीक है। यूपीपीसीएस में ये पूछ दिया गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बुक में फोकस करिएगा, ठीक है। काऊ काऊ का जिक्र नहीं है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाता है, जो कि लार्जेस्ट आईबीसी साइट है, 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। डीएनए स्टडीज 2019 में हुआ, और इससे ये पता चला कि नो सेंट्रल एशियन जीन फ्लो, मतलब ये सेंट्रल एशियन से नहीं, ये साइबेरियन से आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले या तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या तिलक, तिलक तिलक ने ये बोला था कि जो इंडन इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, ये आर्यंस थे, और ये साइबेरिया से आए हुए थे, ऐसे करके बहुत लोग अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। ढोलावीरा साइन बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मिलता है। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ कंपैरिजन के साथ ही पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे। अर्बन प्लानिंग आईबीसी में मेसोपोटामिया और इजिप्ट, ये तीनों एक तीसरे के साथ कंटेम्प्रेरी फेज में चल रही थी, ऊपर नीचे। अर्बन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम था, जो 90 डिग्री राइट एंगल पे कट करता था। ड्रेनेज सिस्टम था, वो भी अंडरग्राउंड। और यहाँ पे जिगुरेट्स का मतलब हमें भी नहीं मालूम, यहाँ पे कैनल्स था मेसोपोटामिया में। और इजिप्ट में पिरामिड्स, और नील नदी के किनारे सभ्यता, नदी के किनारे ही सभ्यता होती है। राइटिंग अनडिसिफर्ड, अभी तक इसे नहीं पढ़ा जा चुका है, इसको पढ़ा जा चुका है, इसीलिए हमने एक वर्ड देखा मेलवा, यानी मेलवा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ही वहाँ के इंगित किया गया है। और हैरोगिल्स, इसको भी पढ़ा जा चुका है, इसका नाम है ट्रेड मैरीटाइम और लैंड दोनों से होता था। धोलावीरा हम लोगों ने देखा, वो एक बंदरगाह है। और मेसोपोटामिया में लैंड बेस होता था, और इजिप्ट नील बेस्ड नदी से व्यापार वगैरह किया जाता था। डिबेट्स में क्या क्या हमें याद रखना है, आर्यन, कोई बोलते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ, या कोई बोलते हैं कि वो नदी वगैरह अपना प्रवाह को परिवर्तित कर ले, या सूखा आ गया, अकाल हो गया, बहुत सारे इश्यूज हुए तो वो माइग्रेट कर गई, ठीक है। लेकिन नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैज बीन फाउंड, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है इस पे। लिंग्विस्टिक लिंक पॉसिबल द्रविडियन लैंग्वेज एज पर द पारपोलाज थ्योरीज, ये पारपोलाज कोई स्कॉलर होंगे, उन्होंने थ्योरी दी होगी। डिक्लाइन में क्लाइमेट चेंज, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टुडे, क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट इन आईवीसी, पहला पहला क्या चीज हुआ है, फर्स्ट प्लान सिटीज। फर्स्ट यूज ऑफ कॉटन, जिसको इंग्लिश में उस समय सिंडन बोलते थे, इसी से इनका नाम आया सिंधु, सिंधु भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड वेट 1:16 के रेशियो में हमने ऊपर देखा। जॉन मार्शल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ये ब्रिटिशर्स थे। आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो की हाँ, उत्खनन करता थे। और एस ए राव एक्सकैवेटेड लोथल, जो कि बंदरगाह था, है ना, लोथल बंदरगाह था, मैंने ऊपर गलती से बोल दिया था कुछ और। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ की जो माप है वो इस तरह से है, वाटर टाइट विद जिप्सम। उस जमाने में ये जो बात ऐसे था, ये पूरा एकदम कोटेड था, और यहाँ कोई भी लीकेजेस वगैरह नहीं होती थी, इतना डेवलप टेक्नोलॉजी उनके पास थी, ठीक है। जो पब्लिक बात मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। टेराकोटा फिगर्स, डांसिंग गर्ल हम लोगों ने देखा, ब्रॉन्ज, और ये लॉक्स वैक्स टेक्निक से बनाया गया था।
लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में थोड़ा सा कुछ सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं क्या होता था कि एक मिट्टी का जैसे मान लो मिट्टी की एक मूर्ति बनाए हैं ऐसे, ठीक है। मिट्टी की मूर्ति पहले मोम की मूर्ति बनाए, मोम यानी वैक्स, ठीक है। वैक्स की मूर्ति बनाए ऐसे, फिर उसके बाद ये जब मूर्ति बन गई तो ऊपर से मिट्टी से इसको थोप दिया गया, मिट्टी की परत चढ़ा दी गई, मिट्टी की परत चढ़ा दी गई और नीचे एक छेद कर दिया गया और इसको गर्म आग में रख दिया गया, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर वैक्स है, तो वैक्स पिघल के निकल गया। फिर ये जो होल है, इसी होल से ब्रोंज और दूसरे धातु, ठीक है, कॉपर वगैरह को फिर गर्म करके पिघला कर इसके अंदर डाल दिया जाता था, फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर मिट्टी को उतार लिया जाता था। जैसे मैंने मिट्टी चढ़ाया था, देखो आप थोड़ा सा रिवर्स में, इस तरह फिर ये मूर्ति बन जाती थी। और यही डांसिंग गर्ल जो कि काफी फेमस है, 2.5 सेंटीमीटर ही लगभग, इतना ही लंबा है। एक चीज याद रखना है, असुरा ट्राइब थी, असुरा ट्राइब ये झारखंड में फेमस है, और ये यूपीएससी भी पूछ सकती है, काफी फेमस है, और ये प्रिमिटिव ट्राइब भी है, और झारखंड में ये बसी हुई है। और इसका जो लिंक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक है, क्योंकि ये जो लॉस्ट वर्ड्स टेक्निक है ना, ये लोग अभी तक चलते हैं, प्रेजेंट डे भी ये सब यही सब काम करते हैं, ठीक है। पंजाब में भी एक जगह का नाम है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां भी लॉस्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक का अभी भी इस्तेमाल होता है। और वहाँ बर्तने वगैरह और छोटे छोटे मूर्तियां बनाई जाती हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चंस, विच आईबीसी साइट हैड ए डॉकयार्ड, हम लोगों ने पढ़ चुका है, लोथल। सीजी, हाँ, छत्तीसगढ़ में भी, हाँ, ट्राइबल एरियाज में ये सब होता है। पशुपति सील रिप्रेजेंट्स विच डायटी प्रोटो शिवा वर्शिप, which what was the ratio of Harappan bricks, 4:2:1, और वेट का 1:16 था, या 16:1, देखिएगा ऊपर। और विच साइट इज कॉल्ड माउंट ऑफ द डेड, मोहनजोदड़ो का लोकल नाम है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का नाम है माउंट ऑफ द डेड। डेड मतलब मृतकों और माउंट मतलब टीला, ऐसे जैसे कब्र होता है ना, टीला ऐसे करके, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा बोरिंग था। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर 322 से लेके 185 तक चला, बीसी है। फाउंडर्स एंड सोर्सेस, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। विद चाणक्याज गाइडेंस, इसके मेंटर कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। कहानी वानी तो सब पता ही होगा, फैक्ट्स बस देख लेते हैं। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, ठीक है। चाणक्य सीरियल वगैरह भी आता था तो मैं बहुत अच्छे से देखता था, वो काफी काफी मोटिवेटिंग था। रील वगैरह देखने से, इधर उधर एक्सप्लोर करने से, ये सब चीज देखने से थोड़ा सा फायदा था। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, ठीक है। और सोर्सेज अर्थशास्त्र, वही उनके मेंटर लिखे थे, उनका नाम कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इन्हीं का नाम है। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है। और अशोका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। अशोका एडिक्ट्स में भी मौर्य एम्पायर के बारे में बताया गया, पुरानास में भी चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में जिक्र है। एक्सपेंशन कैसे हुआ, नंदा को डिफीट करा, यही उनके जो मेंटर गए थे नंदा के दरबार में, और वो बताना चाह रहे थे कि उधर से विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करके अखंड भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो उनकी काफी इंसल्ट की गई थी नंदा के दरबार में। तो उन्होंने वहीं पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुम्हें हम उखाड़ के फेंकेंगे, और उखाड़ के फेंक भी देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। कनकड सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, और उनके साथ ट्रीटी हुई, और उनकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है।
और ये टोटल अफगानिस्तान टू बंगाल 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पैन इंडिया, फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था बिफोर मुगल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। कल ही हम लोगों ने देखा कि मौर्यन सेंट्रलाइज था। मंत्री परिषद होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहीं पे डेवलप होता है। प्रोविंशियल भी था, जैसे स्टेट। सेंटर हो गया यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट। चार डिवीजन में डिवाइडेड था, तक्षशिला, उज्जैन और तो देखिएगा आप लोग। स्पियोनेज, यानी यहाँ पे स्पियोनेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो जासूसी। ठीक है, जासूसी विभाग था। तीन तरह के स्पाइज होते थे। म्युनिसिपल सिस्टम भी था। 6 कमेटी थी। मेगास्टनीज ने इन सब चीजों का अपने बुक इंडिकाज में, यहाँ पे अपने बुक यात्रा वृत्तांत यानी इंडिका में उन्होंने मेंशन करा है। सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ये सब अमात्य, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। अमात्य मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब चीजें यहाँ पे काफी सोफिस्टिकेटेड वे में डेवलप हुई। इकोनॉमी के बारे में जानना है कि एग्रीकल्चर था। स्टेट फार्म्स, और स्टेट की भूमि को सीता कहते थे। यूपीएससी ने ये वर्ड पूछ चुकी है कि सीता क्या होती है, तो लैंड, स्टेट्स लैंड। टैक्सेशन 1/6 प्रोड्यूस। मान लेते हैं कि अनाज एक फील्ड में हुआ, और अनाज हुआ, इसको तोड़ा गया और इसको 6 भाग में बांटा गया। यानी दो दो चार एक पाँच छह, जिसमें से एक भाग सरकार ले लेती थी, गवर्नमेंट। तो लोग काफी खुश थे कि चलो सुरक्षा प्रदान कर रही है, आक्रमणकारियों से बचा रही है, और सरकार थोड़ा सा पार्ट लेती थी। और ये ज्यादा पार्ट, मेजोरिटी लोग पीजेंट्स, फार्मर्स के पास रह जाते थे। इसी तरह जब ब्रिटिशर्स आती है तो ये एक पार्ट फार्मर के पास रहती थी, और ये सारा ब्रिटिश हड़प लेते थे। तो यहीं से हमारा सिस्टम खराब होते चला गया। तो यहाँ पे लोग खुश थे, चल रहा था सब चीजें अच्छे से। ट्रेड, सिल्क रूट कंट्रोल, वाइनेज सिस्टम था, पंचमार्ग। ठीक है, उसको करछपनाज बोलते थे हिंदी में। सोसाइटी 7 कास्ट थी। मेगास्थनीज अपने बुक में बताते हैं। स्लेव सिस्टम, गुलाम सिस्टम, गुलाम प्रथा का यहाँ पे जिक्र उन्होंने कराया। पोजीशन ऑफ वुमेन काफी हाई था, यानी वुमेन को काफी डिग्निटी डिग्निटी और इक्वालिटी वगैरह था। लैंड ऑफ वैदिक एंड न्यू सिस्टम। ठीक है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी रहा है इनके ऊपर। रिलीजन, अशोकास धम्मा। ठीक है, नॉन सेक्टेरियन, कोई भी पंथ को नहीं देते थे, बस यूनिवर्सल यूनिवर्सल चीजें यहाँ पे बताई जाती थी। किसी भी धर्म या रिलीजन को या सेक्ट को नहीं फेवर किया जाता था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी में। और कल ही हम लोगों ने देखा था हल्का सा, मिशन टू श्रीलंका और सीरिया, ये अशोका ने भेजा था। ठीक है, तो सीरिया के ही एक राजा थे, अंतियोकस। एंटी अंतियोकस। तो ये राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने सीरिया के राजदूत से बोला था कि आप दो तीन चीज भेजो। एक तो वाइन, काफी फेमस था, अंगूर से बना होता था वाइन, रैप्स वाइन। फिर उसके बाद और भी दो तीन चीजें उन्होंने मंगाया था। तो वो दो तीन चीजें भेज दिया गया था, लेकिन वाइन को नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो स्टेट का लॉज ये परमिट नहीं करता था एक्सपोर्ट करने को। तो ये सीरिया से भी हमारा उस समय व्यापार। ठीक है, ये एनसीईआरटी में सब मेंशन है। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पिलर्स डेवलप हुए। कॉलेज थी काफी, और कैपिटल्स, जैसे ये पिलर हो गया, तो इसके ऊपर कैपिटल, ये अबैकस हो गया, ये अबैकस हो गया। और ये सब, जैसे मान लो ये सीन, सीन हो गया, लायन फिगर। ठीक है, लायन, सॉरी, लायन कैपिटल। इसी तरह यहाँ पे लायन की जगह बुल, बुल कैपिटल, जो सारनाथ के पिलर वगैरह में आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया साफ। ठीक है, ये साफ हो गया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साफ। इसको बोलते हैं, भी मैंने क्या वर्ड यूज करा, अबैकस। और इसको बोलते हैं, जो इसके ऊपर ये लगा रहता था, लायन कैपिटल, बुल कैपिटल, और भी चारों आते हैं, दो मैं मिस कर रहा हूँ। तो जब आप पढ़ेंगे तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा नजर रखेंगे। बिगनिंग ऑफ स्टोन आर्ट्स, और ये
ये जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहां पे ये पॉइंट बताया गया कि मौर्यन एम्पायर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये जो साफ्ट का निर्माण होता था, ये स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन एक ही ब्रिक्स को कटिंग फटिंग ऐसे करके बनाया जाता था। लेकिन मेसोपोटामिया और इजिप्ट और ग्रीक में क्या होता था कि ये टूटा हुआ रहता था, एक बॉक्स यहाँ बैठा है, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स, फिर उसके ऊपर ये ब्लॉक। ठीक है, तो ये तीन ब्लॉक में। लेकिन मौर्यन में क्या होता था, ये इकलौता सिंगुलर पीस होता था। सिंगुलर पीस, ये इसकी खास बात थी। और ये और प्रिसीजन और स्पेशलाइजेशन दिखाता है कि उस समय के जो आर्किटेक्चर था वो एकदम चयनित पे था, स्पेशलाइजेशन दिखाता है। स्तूपा हम लोग देख सकते हैं, सांची और बरहु केव्स, बराबर केव, उसको लोमस ऋषि केव भी कहते हैं, और ये बिहार में है। ठीक है, पूरे टान को काट के बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी और बीपीएससी यूपीपीसी से पूछ चुकी है। आजीविका के लिए, आजीविका सेक्ट जो होता था उनके लिए बनाया गया। ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ, जब चरम पे कोई भी जाता है, कोई भी इंसान जाता है, तो उसका डिक्लाइन भी होना तय है। वीक सक्सेसर, बस यही 4-5 पॉइंट याद रखना है, मेंस के आंसर राइटिंग में भी यही सब कोट करना है, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है 1-2 लाइन में। वीक सक्सेसर जैसे औरंगजेब का डेथ के बाद जो मुगल डिक्लाइन होती है, वीक सक्सेसर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, क्योंकि ये मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन हो जाते हैं, अशोका फिर बुद्धिस्ट बन जाता है, फिर वो कुछ और, फिर यहाँ पे आजीविका का भी देखा था। तो ब्राह्मणिकल जो हिंदुइज्म, जो ऑर्थोडॉक्स थे वो काफी नाराज थे, ब्राह्मण का डोमिनेंस नहीं था इनके पीरियड में। ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी होता है, और ये पुष्यमित्र शुंग है, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये गद्दी को संभालते हैं छीन कर। फाइनेंशियल प्रोलिफरेशन नहीं, फाइनेंशियल डिप्रीवेशन को, प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ना। ठीक है, 137 ईयर्स तक चलता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होता है। और रोल ऑफ धम्मा इन डिक्लाइन, धम्मा का रोल काफी हो जाता है, क्योंकि अशोका यहाँ पे तलवार छोड़ देते हैं, भीरी घोषा नीति से धम्म घोषा नीति की ओर चले जाते हैं। और राजा कभी भी लिबरल होगा, घर के जो फादर हैं अगर वो, या मदर, वो गार्जियन है, वो लिबरल होंगी, तो बेटा बेटी फिर लेट नाइट पार्टी करके तो आएंगे। अशोकन एडिक्ट्स, 14th मेजर एडिक्ट्स, 14 मेजर रोक एडिक्ट्स पाया गया है। और जैसे ये इंडिया है, उस समय तो अखंड भारत था, और मान लेते हैं कि अखंड भारत ही है ऐसे। और डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में अशोका का एडिक्ट पाया गया। इससे ये पता चलता है कि अशोका, फिर इसको अगर जोड़ा जाए तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ यहाँ पे एडिक्ट मिला है, तो अशोका का एम्पायर इतना है। इससे तो कॉमन सेंस लॉजिक इन्फ्लुएंस निकाल के ये पता किया जा सकता है कि इनका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है। 7 पिलर एडिक्ट वही धम्मा में जिक्र है। लैंग्वेज, प्राकृत, ब्राह्मणी और खरोष्ठी, ये तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृत का ही ये सब पार्ट है, ब्राह्मणी और खरोष्ठी। यूनिक क्या था, कंधार में ग्रीक और अरमाइक, अरमाइक ये ग्रीक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हेलेनिस्टिक फीचर देखेंगे। हेलेनिस्टिक ये ग्रीक से प्रभावित है। हेलेनिस्टिक फीचर्स ऑफ बुद्धा का इमेज में हम लोग ये सब चीज आगे देखेंगे। कौटिल्याज अर्थशास्त्र में 15 बुक है, 180 चैप्टर है। सप्तांग थ्योरी, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट बताया गया है, जिसमें सॉवरेनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, अमात्य, ये सारी चीजें बताई गई हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता है, सप्तांग थ्योरी। सब कौटिल्य ने ही बोला कि अरि और मित्र, मतलब अ, हमारा पड़ोसी हमारा मित्र नहीं, अगर ये है, मान लो ये पाकिस्तान है और ये हमारा मित्र नहीं है, तो हमें ये अरी है, यानी कि एनिमी कंट्री है हमारा, और ये अफगानिस्तान है, तो ये हमारा मित्र होगा। अरी का जो पड़ोसी होता है वो मित्र होता है। फिर यहाँ पे चाइना है, हमारा ये फ्रेंडली नेशन नहीं है, तो इसके ऊपर रसिया ऐसे रसिया है, तो ये हमारा फिर मित्र है। कौटिल्य का जो जो सप्तांग थ्योरी है, मंडल थ्योरी भी काफी अच्छे से भारत का फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, ये पता ही, उन्होंने 7 कास्ट लेकिन वर्णा सिस्टम का कोई जिक्र नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि स्लेवरी नहीं पाया पाया जाता था, लेकिन अब
राइटर्स ये बोलते हैं कि वो आए थे 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो अंग्रेज थे, वो क्या समझ में आएगा उनको। मतलब अंग्रेज नहीं, फॉरेनर थे, उनको क्या समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्टेड बाय अदर सोर्सेज में ये बताया गया है कि वहां पे स्लेवरी मौजूद थी और कॉमन सेंस से होगा ही होगा। ठीक है। पाटलिपुत्राज ग्रैंडर, पाटलिपुत्रा का काफी यहाँ पे चर्चा होता है। और कल ही हमने बोला था कि उडेन का पैलेस था, महल। अशोकास नेम देवम, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। ठीक है, ये अशोका ने अपने आप को खुद से नाम दिया था। और प्रियदर्शी, प्लीजेंट, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब लोगों के सबसे प्रिय, प्रियदर्शी। और देवम पिया, ऐसे होना चाहिए था इसको एग्जैक्टली, देवनम प्रिय। ठीक है, प्रिय होना चाहिए था, प्रियदर्शी। ये दोनों इंपॉर्टेंट अशोका का निक नेम समझिए आप एक तरह से। 321 में एम्पायर फाउंडेड, 261 में कलिंगा वार होता है। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द अशोका। 250 में थर्ड काउंसिल होता है, बुद्धिस्ट का थर्ड काउंसिल, और 185 बीसी तक फॉल होता है और पुष्यमित्र शुंगा टेक ओवर करते हैं। राजू का मतलब जज, युक्ता टैक्स, परदेसी का मतलब सुपरिटेंडेंट। तो ये सब वर्ड्स को थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करिएगा अपनी तरफ से। और क्वेश्चंस रिसेंट में क्या पूछा गया, लोमस ऋषि कैप, जिसको बराबर भी कैप बोलते हैं, ऊपर में हम लोगों ने देखा। और ये बराबर बिहार में है, गया के आसपास। अशोकास धम्म इंक्लूडेड इथिकल कोड, नॉट बुद्धिज्म। इथिकल कोड का, बुद्धिज्म नहीं था। ठीक है। और इथिक्स वगैरह में हम लोग जब भी आंसर राइट करेंगे तो अशोका के इस धम्म को भी हम लोग रिफर करेंगे और बताएंगे। अशोका धम्म में अकबर का सुलह कुल। ठीक है, सुलह कुल शायद सही लिखे हैं। और मौर्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता, ये सब चीजें जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हम लोग देखेंगे जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग वहाँ आंसर में इंक्लूड करेंगे। मेगास्थनीज डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 7 कास्ट। मेगास्थनीज बोले कि जब हम वहाँ पे थे तो जो सोसाइटी थी वो 7 भागों में, 7 कास्ट में डिवाइडेड थी। लैंग्वेज ऑफ अशोकन एडिक्ट्स, वो प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में लिखी गई थी। और कंपैरेटिव एनालिसिस गुप्ता हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज मोरे पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे लूज था, क्योंकि लैंड ग्रांट्स, लैंड देके उनसे सर्विस ली जाती थी, बाद में ये स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। आर्ट, कोर्ट यार्ड था, जैसे हमने पाटलिपुत्रा का नाम लिया, यहाँ पे काफी आलीशान महल था। कोर्ट यार्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। यहाँ पे पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर आर्ट मतलब आम जनता की आर्ट, रीजनल आर्ट। ठीक है, पॉपुलर आर्ट मतलब आम जनता की आर्ट, आर्ट मतलब कला। रिलीजन, स्टेट धर्म यहाँ चल रहा था, यहाँ पे ब्राह्मणिकल रिवाइवल हो रहा था, लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दिया जा रहा था। इकोनॉमी यहाँ पे क्या थी, कंट्रोल थी, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज थी। ऐसे करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो काफी दिनों तक याद रहेगा। दिस वॉज द एंड ऑफ मौर्यन। अब हम लोग चलते हैं पोस्ट मौर्यन। बताइए, मतलब पढ़ाई ऐसे होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है यहाँ पे कि कहीं इंग्लैंड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से मैंने मटेरियल लेके आया। एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम का ही मटेरियल है। और हम ऑफिस में रहते हैं, 10.5 घंटे की शिफ्ट होती है। अगर हम यही काम करें पढ़ाने का तो 10 घंटे इसी पे टाइम और अच्छे से इन्वेस्ट करके और अच्छे से डिलीवर कर सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ से क्या लेना है, इन्फ्लुएंस लेना है, इम्प्लाइड लेना है कि कैसे करना है। हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझ जाए। हमको तो एग्जाम लिखना नहीं है, आपको एग्जाम लिखना है, तो आपको मेहनत करना है। एक रास्ता हम दिखा रहे हैं कि ऐसे रास्ता, ये रास्ता सही है, ये रास्ता पे चलिएगा तो कभी गिरिएगा नहीं। पोस्ट मौर्यन, मौर्य तो खत्म हो जाता है और 145 में पुष्यमित्र शुंगा आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मौर्य जब डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद देखते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। शुंग्या, उससे मुद्र शुंगा, शुंगा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं। और ये ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण को मिल नहीं रहा था चांस। ठीक है, उधर बुद्धिज्म, जैनिज्म और यही सब चल ही रहा था, इनको मिल ही नहीं रहा था। तो ये ब्राह्मण थे, रिवाइवल करते हैं, और पतंजलि इन्हीं के काम में थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और उसके बाद कानवाज आते हैं जो वीक सक्सेसर होते हैं। तो वीक सक्सेसर होगा तो फिर पतन होगा। फिर आ जाते हैं सातवाहना, जो एक बीसी से लेके सेकेंड एडी, सी मतलब एडी तक चलते हैं। अब हम लोग एडी में आ गए, पहले बीसी में चल रहे थे, अब एडी में एंटर कर गए हैं। और ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो डेक्कन में, साउथ इंडिया में एक रूलर आए हैं। और गौतमीपुत्र, उनकी माता का नाम था गौतमी। और साउथ में इगेलिटेरियन सोसाइटी होती थी, इगेलिटेरियन सोसाइटी होती थी, और माँ के नाम पे ही पुत्र का नाम रखा जाता था। तो गौतमी का पुत्र, गांव में भी आप लोग देखते होते होंगे, तो उनके माँ का नाम, अरे उसका पुत्र, उसकी बेटी, उसकी बहू, ऐसे करके। तो वही ये चलन यहाँ पे आया, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इंडो ग्रीक, फिर उसके बाद आते हैं मिनांडर। यही मैं नाम भूल रहा था, मिलिंद पन्हो में मिनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क। मॉन्क का भी नाम हम भूल रहे हैं, शायद आगे आ जाए। तो बुद्धिस्ट मॉन्क और मिनांडर के बीच में आर्गुमेंट होता है, डिबेट होता है। बुद्धिज्म, ये मिनांडर को बुद्धिज्म अपनाना चाह रहे थे कि आप कन्वर्ट हो जाओ बुद्धिज्म में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्यों करें, कैसे करें, क्या होगा, ये दुनिया का क्या उद्देश्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, ये लड़ाई करके क्या होगा, दोस्ती करके होगा। तो उन्हीं आर्गुमेंट्स, उन्हीं डिस्कोर्सेस, डिस्कशन, डिबेट को एक किताब का रूप दिया गया है, उसी को कहते हैं मिलिंद पन्हा। ठीक है, कुशाना जाते हैं। अब हम लोग एडी में आ गए हैं, कनिष्क का काल है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे होता है, कुंडलग्राम कश्मीर में। उस समय कनिष्क, और ये महायान बुद्धिज्म को अपनाए हुए थे और उनको फेवर भी करा, मोंक नागसेना। ठीक है, तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये नागसेना थे, और मिनांडर और नागसेना के बीच में डिस्कशन होता है, वार्तालाप होता है, मतलब एक फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ युद्ध हो रहा है, बैठ के डिस्कशन रूम में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, क्वाइंस देखते हैं। इंडो ग्रीक फर्स्ट गोल्ड क्वाइन, इंडो ग्रीक पहला सोने के सिक्का जारी करने वाले, भारत में जारी करने वाले शासक थे, इंडो ग्रीक थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुशाना के समय लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स ये पहले थे, लेकिन सबसे ज्यादा कुशाना के पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को जारी किया गया। इससे ये पता चलता है कि जो एम्पायर आती है और ज्यादा गोल्ड सिक्के जारी करती है, यानी उसका जो ट्रेजर खजाना था वो बहुत ज्यादा था, इकोनॉमी स्ट्रांग थी। इससे ये इन्फ्लुएंस लेना है। ट्रेड कैसा था, सिल्क रूट तो पता ही था, तो कुशाना के समय सिल्क रूट काफी प्रोमिनेंट रहा। फिर रोमन ट्रेड सातवाहना के समय, फिर उसके बाद गिल्ड मतलब व्यापारी श्रेणीज फ्लोरिस्ट, नासिक इंस्क्रिप्शन में इन सब चीजों का जिक्र है। और ये जो पीरियड था, इंडो रोमन ट्रेड पीक पर थी, क्योंकि सिल्क रूट था। सिल्क रूट उधर बीजिंग से लेके इंडिया का उधर वेस्टर्न पे ऐसे चलता था यहाँ से। ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट ऐसे सिल्क रूट ऐसे जाती थी, और यहाँ पे सारा तो इंडिया ही था ऐसे इतना दूर तक। और ये सिल्क रूट तिब्बत, यहाँ पे मान लेते हैं तिब्बत, यहाँ पे चाइना। तो ऐसे सिल्क रूट जाती थी, और ये काफी ट्रेड में भागीदारी देती थी। रिलीजियस ट्रेंड क्या था, बुद्धिज्म महायाना राइज हुआ था, कनिष्क के बारे में ऊपर ही में जस्ट बताया। और चैत्य कार्ले, यानी कल हमने ये भी देखा था, कार्ले में चैत्य है जो सबसे बड़ा है। और हाँ, पिलर पे, मतलब वहां पे पिलर पे है, मतलब डोम रूफ ऐसे करके चैत्य कार्ले, ये तो महाराष्ट्र में है। ये जो है, ये इसका वोल्टेड डोम है। ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर के बुक में। ठीक है, पिलर सपोर्ट नहीं था यहाँ पे, कहीं पे पिलर सपोर्ट होता है ना छत को पकड़ने के लिए, तो ये ऐसा नहीं था। ये इसका चैत्य कार्ले, इसका ये फीचर है। इन हिंदू रिवाइवल होता है, क्योंकि शुंगा डायनेस्टी चल रहा था, भगवतीज्म और वसुदेव वर्शिप। ठीक है, जैनिज्म, मथुरा स्कूल, इसको अयज्ञपताज नाम से भी जानते हैं। ये सब चीजों को थोड़ा करना है, थोड़ा सा इग्नोर, जो याद नहीं होता उसको छोड़ना है, जो याद हो जा रहा है उसको करना है। कनिष्क का बुद्धिस्ट काउंसिल हमें मालूम है, ये फोर्थ हुआ था। आर्ट एंड कल्चर, अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में इंटर कर चुके हैं, गंधारा आर्ट। ठीक है, ग्रीक और बुद्धिस्ट का फ्यूजन था। ठीक है, और मथुरा में इंडिजिनस था, कुशाना का था। मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश, यानी यूपी का था। और ये ग्रीक और बुद्धिस्ट फ्यूजन था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक वर्ड यूज करा था, हेलेनिस्टिक, मतलब ग्रीक
इन्फ्लुएंस। इसमें बुद्धा का था, तो बुद्धा थोड़ा सा ना फेमिन कैरेक्टर में दिखाए गए। फेम फेमिनाइन, फीमेल वर्ड लिख लेते हैं सिंपल। फीमेल कैरेक्टर में दिखाए हैं कि बुद्धा थोड़ा सा झुके हुए हैं ऐसे, यहाँ पे कोटी है, ठीक है, बुद्धा ऐसे हैं और ये थोड़ा सा झुके हुए हैं, कर्ली हेयर, बॉडी बहुत लचीली, मतलब फेमिनिस्टिक फीचर्स दिखाया गया है और काफी ये सुंदर दिखता है। और इसी को बोलते हैं हेलेनिस्टिक, यानी ग्रीक का प्रभाव था, ग्रीक और बुद्धिस्ट का फ्यूजन। एनसीईआरटी में ये फिगर भी दिया हुआ है काफी अच्छे से। और उनके माथे पे जो ऐसे ऊपर, इसको नोट बोलते हैं और ऐसे है, तो ये कर्ली हेयर दिखाया गया है ऐसे, बुद्धा का ऐसे। तो एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा वो फिगर, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट, क्योंकि ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट थी। हेलेनिस्टिक वर्सेस इंडियन स्टाइल। जो रोम का फिगर, सोक्रेटिस का फिगर याद आ रहा है कि सोक्रेटिस का फिगर, अरिस्टोटल का फिगर्स वगैरह जो बुक में कैसे दिखाया जाता था, व्हाइट कलर का कलर होता था उनके बॉडी पे। ऐसा जैसे अभी मूर्ति वगैरह का जो निर्माण होता है ना सरस्वती पूजा में, जो मूर्ति वगैरह खरीद के लाते हो, वही हेलेनिस्टिक स्टाइल है वो लगभग। अमरावती स्कूल, सातवाहना एरा स्तूपाज, ठीक है। अमरावती साउथ में फला फूला। केव आर्किटेक्चर, भाजा हम लोग कल डिस्कस करे थे, ये इंपॉर्टेंट है, भाजा कहाँ पे है, किसके काल में बना, कान्हेरी कहाँ पे है, नासिक, ठीक है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिंपल सा है, यूपी एनसीईआरटी में तो मैप भी बना के अच्छी तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, तो ये सब चीजें बेसिक्स हैं, यही सब चीजें याद रहेगी, और एटलस में भी दिया हुआ है, तो आपको बताने वाला होना चाहिए ना कि कहाँ से क्या पढ़ना है। लिटरेरी सोर्सेस, संस्कृत टेक्स्ट, मनुस्मृति में जिक्र है इसका, यज्ञवल्क्य का स्मृति में भी जिक्र है। बुद्धिस्ट का मिलिंद हो जो इंडो ग्रीक डायलॉग उसमें शामिल है, तमिल संगम में भी जिक्र है इन सब चीजों का। अर्ली लिटरेचर सतवाना एरा का भी वहाँ पे मौजूद है। और लीगल एंड फिलोसफिकल कोडिफिकेशन इन्हीं कालों में जमा किया गया एक जगह। और मिलिंद पन्होस का इम्पोर्टेंस तो अपने जगह पे है ही, उसको अगर डिबेट को हम लोग उस बुक को पढ़ेंगे तो काफी उस जमाने की सारी सोशल इकोनॉमिक चीजें, चीजों और फिलोसफिकल डेवलपमेंट का पता चलेगा। फॉरेन इन्वेजन होता है और फिर उसके बाद खत्म होती है कहानी। इंडो ग्रीक, डेमेरिटिस और मेनांडर, ये अंग्रेज थे, बाहर से आए हुए थे। साकाज, साकाज के जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वो रुद्र दमन, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन्हीं पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पाथियान्स आते हैं, इनको गोंडोफारस, जो कि एसटी थॉमस लेजेंड है, ये भी फॉरेनर है। फिर कुशाना भी फॉरेनर ही है। कनिष्क जो कि ये कनिष्क एरा 78 एडी से स्टार्ट हुआ। इसको क्या, कौन सा कैलेंडर बोलते हैं बताइए? 78 एडी से एक कैलेंडर स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? साका बोलिए, एरा। क्या? साका एरा का, साका हाँ कैलेंडर। साका है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो साका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन यानी फ्यूडल टेंडेंसी आ जाती है। सातवाहनाज का टाइटल क्या था? दक्षिणा पथपति, ठीक है, दक्षिण पथ का पति यानी पावरफुल मैन। कुशानाज हायरार्की में महाक्षत्रपा सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रपा आते थे, ठीक है। ट्रांजिशन, अब यहाँ से ट्रांजिशन मेडिवल पॉलिटी में चली जाती है, ये सब एंशिएंट चल रहा था। और टाइटल, यूपीएससी का फोकस क्या है? टाइटल एनालिसिस इन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो से जैसे यहाँ पे रुद्र दमन का इम्पोर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख, ये शायद गुजरात में है। और रुद्र दमन ने बहुत सारे झीलों का निर्माण कराया था, सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम को एक नया रूप दिया था, कैनल सिस्टम को ऐड करा था, तो ये उस समय इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए थे एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही टैक्सेस मिलती थी गवर्नमेंट। सुदर्शन लेक, ठीक है, सही बोले। क्वाइनेज इवोल्यूशन, इंडो ग्रीक फर्स्ट पोर्ट्रेट क्वाइंस हेलिडोरियस पिलर, ठीक है। यानी पहला क्वाइन था जिसमें चित्र चित्र वगैरह का अंकित किया गया था, यानी पंच किया गया था चित्र वगैरह। फिर उसके बाद कुशानाज आते हैं, उसके बाद सातवाहना ने भी लीड, ये इंपॉर्टेंट है, लीड मतलब पोर्टिंग,
इसको हिंदी में जो पढ़े होंगे लोग प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन का सिक्का। लीड मतलब प्रोटीन का सिक्का। ठीक है। तो सातवाहना के समय प्रोटीन का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक, उसके सबसे ज्यादा कौन करा था, ये सब पॉइंट्स याद रखना। उत्तर पथ मतलब नॉर्थ, नॉर्थ उत्तर मतलब नॉर्थ, पथ मतलब रास्ता, यानी ये नॉर्थ को दिखाता है, तक्षशिला टू मथुरा। ठीक है, यहाँ तक कुशाना का कंट्रोल था। फिर दक्षिण पथ में, यानी साउथ में किसका कंट्रोल था, सातवाहना डोमिनेटेड डेक्कन रूट। पथ मतलब रास्ता। रोमन ट्रेड 120 शिप्स पर ईयर, यानी कि हर साल 120 शिप यहाँ से व्यापार जाती थी, फिर वहां से कुछ चीजें खरीद के लोग लाते थे। जूनागढ़ यानी रुद्र दमन फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासिक गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहना का जेनियोलॉजी है, मतलब वो सातवाहना का यहाँ पे मिलेगा लीनियज। रक्तक कनिष्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रक्तक का इंस्क्रिप्शन डिफाइंस कुशानाज पैंथियम, कुशानाज के मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह। उससे मित्र शुंगा परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ, और गौतमी पुत्र सतकर्णी डिस्ट्रॉयड साका, साका को डिस्ट्रॉयज कर दी। ये साका कौन थे, फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरनर्स के रूल को समाप्त करा गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर उसके बाद कनिष्क आते हैं और साका एरा 78 एडी में स्टार्ट होती है। ठीक है, ये सब फैक्ट वहां से निकाला गया है। गंधारा, अपोलो लाइक, यही वर्ड में मिस कर रहा था, अपोलो लाइक बुद्धा, यही हेलेनिस्टिक फीचर्स। मथुरा में स्माइलिंग बुद्धा और बॉडी हेवी होती थी, और जैसे ये फेस हो गया बुद्धा का, और इसके पीछे, सर के पीछे ये गोल चक्र होता था, इसको बोलते थे हेलो। हेलो, ठीक है, गोल था लेकिन ये मथुरा में पाया जाता था। सर था, सर के पीछे ये गोल, और इस पे थोड़ी सी चित्रकारी वगैरह होती थी। प्रभा मंडल, हिंदी में प्रभा मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। अमरावती नैरेटिव रिलीफ्स और रिलीजियस काउंसिल जो जो हुआ वो याद रखना है। कश्मीर में हुआ था फोर्थ, तमिल संगम मदुरई सातवाहना, जो तमिल संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था सातवाहना के पीरियड में। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चंस, हु कन्वेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्क। कुंडलवन ग्राम में हुआ था कश्मीर में फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जो हम लोगों ने ऊपर देखा, जूनागढ़ रुद्र दमन का सातवाना पोर्ट फॉर रोमन ट्रेड, उसको बारूच, वही गुजरात, बारूच नहीं, गुजरात नहीं, ये थोड़ा सा चेक करना। मिलिंद पन्हो डिस्कसेस बुद्धिज्म विथ हुम, विथ मिनेंडर। और कंपैरेटिव एनालिसिस में नॉर्थ कुसाना और डेक्कन सातवाना, यानी पैरेलल चल रहा था, जैसे ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो साउथ में सातवाहना थे, रूल कर रहे थे एक साथ कंटेम्परेरी, और ऊपर में कुशाना रूल कर रहे थे। ठीक है, क्वाइनेज गोल्ड यहाँ पे दिनार, यहाँ पे लीड और सिल्वर का था। लैंग्वेज संस्कृत और प्राकृत, और नीचे प्राकृत और ब्राह्मी। ऊपर में गंधारा इन्फ्लुएंस था, और नीचे अमरावती जातक भावों को अंकित किया जा रहा था। ऊपर में सिल्क रूट था, और नीचे मैरीटाइम से रोमन जाया जा रहा था ट्रेड के लिए। यही है, कितना टाइम हो गया। तो ऐसे पढ़ना है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं पढ़े हुए 2 साल हो गया, लेकिन वही परफेक्शन, मेरा प्रॉब्लम क्या था, परफेक्ट होना। एकदम ताबिया उस दिन जो बोल रही थी, एकदम आमिर खान वाला स्टाइल, परफेक्शनिस्ट का एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये सब चीजें जो कपिल शर्मा का शो, ये सब 6 बार में 6 बार में सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेंगे। जुगाड़ लगाना है, एग्जाम पास करना है, 1 साल की पढ़ाई में ही एग्जाम निकालना है। हम आए थे प्रोफेसर बनने और लेक्चरर बनने, तो वैसे एग्जाम नहीं निकलता है। आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट चीजें, थीम्स आइडेंटिफाई करिए, जुगाड़ देखिए कहाँ से जुगाड़ मिलता है। कुछ भी नहीं आता है बुद्धिज्म पे, लेकिन हमें 10 नंबर का आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है वो क्लास सीख लेना है, कंक्लूड कैसे करना है वो क्लास सीख लेना है, और इतना पढ़ चुके हो 1 साल तो बॉडी में कुछ कुछ कर लेना है। नहीं आता है तो इंडिया का मैप बना के जगह फिल कीजिए। इंडिया का मैप बनाना सीख जाइए, 2 दिन में बनाना सीख जाइएगा प्रैक्टिस से। फिर उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी नहीं आता है, आउट ऑफ द बॉक्स लिखिए क्या आपको समझ में आता है, प्रेजेंट से लिंक कीजिए, कुछ भी करके एवरेज मार्क लेके। 10 मार्क्स है, अगर अच्छा आंसर आता है तो आप 4 से 5 या 6 भी ले सकते हो। नहीं आता है तो 3 और 3.5 मार्क्स लेके 1 to 10 कैसे चला जाए।
इतना ही भी ले लेते हो तो कम से कम 600 टू 900 रैंक आ ही जाएगा। द मेन हर्डल इज यूपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्लियर होगा, आपका चांस। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में काफी अच्छे से डाटा वगैरह ला के आप लोगों को समझाया था, यहाँ पे रफली बताते हैं। 1 to 0.98 to 2% मैक्सिमम चांसेस होता है आपके क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करने का। मेंस जैसे इंटर करते हो तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने का जो चांसेस होता है वो 18 से 24% होता है। फिर इंटरव्यू कॉल आ गया आपका, यानी पर्सनालिटी टेस्ट, फिर उसमें 33%। ठीक है, 33% चांस। यानी अगर तीन लड़का लड़की यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हम आंख बंद करके किसी पे भी उंगली रख देंगे और बोलेंगे बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला है, तो तीन में से कोई एक आईएएस बन जाएगा। ये यानी 33% चांसेस होता है। सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन का है यहाँ पे है, क्योंकि 0.98 मान लेते हैं 1 to 2% ही चांसेस होता है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का ये होता है, क्योंकि 10,000 से 12,000 लोगों के बीच में ही कंपटीशन हो जाती है, बाकी सब छट जाते हैं। और यहाँ पे 3,000 की कंपटीशन होती है, 3,000 के बीच में, जिसमें 1,000 सेलेक्ट होना है। और वही 33% सक्सेस रेशियो होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स इज द टफेस्ट गेटवे टू बी एन आईएएस। आप लोगों में से बहुत अच्छा ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका ऑप्शनल कंप्लीट, एथिक्स कंप्लीट, एसे कंप्लीट, सारा चीज हमसे अच्छा लिखते होंगे, टॉपर से अच्छा लिखते होंगे। अगर उनको 1-2 महीने की प्रैक्टिस करा दी जाए और सारा स्किल उनको दिया जाए, वो अच्छा आंसर लिख सकते हैं, अच्छा आर्टिकुलेट कर सकते हैं, अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स प्रेजेंट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन सिनेरियो। लेकिन उनका प्रीलिम्स होगा ही नहीं तो एग्जामिनर उनकी कॉपी कैसे चेक करेगा। शक्ति देवी जो शक्ति यादव है, रैंक 1, 200 मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट में। यूपीएससी अगर किसी को 190 प्लस देती है, इसका मतलब यूपीएससी उसको उसी उसी इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेती है। क्योंकि जो मेंस का कट ऑफ होता है वो मैंने इसको काफी 2-3 साल पहले एनालाइज करा था। जो मेंस का कट ऑफ होता है और फाइनल मेरिट में जो बंदा घुसता है वो 190 से 200 का ही गैप होता है। यानी यूपीएससी 190 से लेकर 200 दे दी तो यूपीएससी का इंटरव्यूअर चेयरमैन होता है, उसी समय डिसाइड कर लेता है दिस गर्ल और दिस बॉय हैज टू बी इन सर्विस। और 160 नंबर, 120 नंबर, 140 नंबर ऐसे मिलता है, 170 नंबर मिलता है, मतलब छोड़ दिया जाता है कि बेटा बेटी तुम अगर अच्छा परफॉर्म किए होगे मीन्स में तो अपने दम पे आ जाओगे, तुम्हारा औकात इतना ही का है। ठीक है, तो द बिगेस्ट हर्डल इज प्रीलिम्स। और बिलीव मी 6 मंथ इज इनफ, सारा चीज छोड़ देना है। मैं लखनऊ में था तो एक लाइब्रेरियन थी और उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उनका जो हस्बैंड के छोटे भाई थे वो यूपीएससी की तैयारी 3-4 सालों से कर रहे थे। तो 4 साल हो जाता है ना तो घर से इज्जत उज्जत सब खत्म हो जाता है, दोस्ती यारी में भी इज्जत चली जाती है। सब कार खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, माँ बाप को ऐशो आराम देते हैं और हम लोग पढ़ते रहते हैं। काफी बुरा लगता है तो उनको घर बुला लिया गया और उनको बहुत कुछ बोला गया और उनको कुछ लग गया दिल में। वो बताएं कि मतलब मेरी शादी हुई थी नई नई और मैं गई थी, और वो काफी बेइज्जती का सामना उनको झेलना पड़ा, इंसल्ट वगैरह। मतलब अब आदमी है 24, 25, 26, 30 साल का, तो इंसल्ट तो होगा ही। उन्होंने 6 महीने दरवाजा बंद कर लिया और 6 महीने बस उन्होंने गेट पे ये चिपका दिया कि हमें काम से ही कोई नॉक करे और मेरा नाश्ता खाना पहुंचा दे, नहीं पहुंचाना है, डिस्टर्ब नहीं करे, मैं किचन में जाके खा लूंगा। और वो आईआरएस ऑफिसर अभी है, ही इज एन आईआरएस ऑफिसर। और उनके घर की कहानी है। 6 महीना उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई करा था, उन्होंने पढ़ाई उड़ाई करी होगी, उनके बेसिक्स वगैरह फाउंडेशन वगैरह होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 6 महीना आंख बंद करके, दरवाजा बंद करके, सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करके, दिसंबर नवंबर में हम लोग मिले थे, आज हो गया मई। 5 महीना 6 महीना तो इसी तरह बीत गया। 6 महीने का अगर कोई तप कर ले, यज्ञ कर ले, प्रयज्ञा कर ले, तो आराम से यूपीएससी निकाल के जा सकता है। आप यूपीएससी के टॉपर को कोई भी रैंडमली यूपीएससी टॉपर 2025 यूट्यूब पे टाइप करो और 2 मिनट के लिए उनको सुनो, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक फालतू कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप उनका 5 मिनट का स्पीच सुनो, काफी मजे हुए रहते हैं, संघर्ष करके वहां पहुंचते हैं, उनके बोलने की शैली को देखो, कैसे वो बोलते हैं, आपको मन करेगा कि 10 मिनट और सुने। क्योंकि वो उस प्रोसेस, उस रिगरस प्रोसेस से जा चुके होते हैं। ठीक है, वो अपने लाइफ में क्या क्या झेले हुए वो थोड़ी बताएंगे।
ठीक है, कोई अच्छे फैमिली से भी होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो बैठे बैठे निकाल लेते हैं, वो भी मेहनत करते हैं दिन रात। ठीक है, और 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में लिखना ये आसान काम नहीं होता है। वो 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 100 टेस्ट लिख के जाते हैं। ठीक है, तो वो दिखता नहीं है, पीछे का हार्डवर्क, आगे का जो लाइमलाइट है वो दिखता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, मैंने देखा, आप लोग देखे हैं कि नहीं? शक्ति यादव है ना नाम, रैंक 1, उनका नेक्स्ट आईएएस में एक वीडियो कैप्चर हुआ है, क्लास टेस्ट, करंट अफेयर का क्लास टेस्ट करते हुए, और वो जूम करके काफी दिखा रहा है, 30 सेकंड का वो रील है। तो उसमें ये दिखा है कि वो टॉपर होने वाली है, उसको पता नहीं था, वो जाके वहां पे, शक्ति दुबे, तो उन्होंने वो क्लास करा है वहां पे। तो 400 की भीड़ में, 500 की भीड़ में जाके क्लास करना, लाइन लगना, लाइन निकलना, यानी वो इसी एरिया में, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस और पटेल नगर में काफी कंजेस्टेड एरिया है। हवा भी शुद्ध नहीं है, खाना भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मेहनत करिए। 20 डेज है, 20 डेज आर मोर देन इनफ। 20 दिन बहुत होते हैं। 20 दिन में सीसेट अगर किसी का 40 से 50 भी आ रहा है, तो वो 17 नंबर तो ही एक्स्ट्रा लाना है, आराम से आ सकता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे कर लो, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन यहीं पे बढ़ जाएगा। रीजनिंग कर लीजिए, मॉक मॉन्क मोड, सुजानिक मॉन्क मोड। ठीक है, यही सब है। एग्जाम ज्यादा टफ नहीं है, और सीरियस जो है 10 से 20 हजार स्टूडेंट हैं, और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 40 to 50 थाउजेंड है, बाकी सब मुंह दिखाने वाले हैं। भीड़ है, इतने ही लोगों से कंपटीशन है। इसमें कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाता है, तो किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है, कोई टूट जाता है बीच में, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है किसी के अंदर, ये जो क्वालिटी होती है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस, ये सब क्वालिटी किसी के अंदर कमी होती है, तो ये यहाँ से इलिमिनेट होते जाते हैं, और पता नहीं चलता है आपको, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट में जाके रैंक 1 और रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 निकल जाता है। तो ये यही होता है, और ये कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, ठीक है, डेडिकेशन, कमिटमेंट, यही सब चीजें आपको और लोगों से अलग करेगी। इसीलिए मेहनत करिए। 20 दिन बहुत होता है, ये 20 दिन अभी ना 2 महीने का मुकाबला कर जाएगा प्रीलिम्स के बाद। जैसे अभी 4 महीने पहले कैसे पढ़ रहे थे, 2 महीने का कुछ नहीं, लेकिन 20 दिन में प्रोडक्टिविटी इतना आपकी हाई रहेगी अभी, ये 2 महीने की पढ़ाई आप लोग निकाल सकते हो। एक्टिव रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी एग्जाम लेगा तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसका लैंग्वेज को डिकोड करिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन बहुत सारा हमने बहुत अच्छे से करवाया। आज फिर मुझे एक चैनल मिला, फिर मैं गया चैनल पे देखने के लिए, लूटा जा रहा है स्टूडेंट्स को, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग अच्छे से क्यों नहीं करी। उस समय रिकॉर्ड भी लबी बोलता था, सर रिकॉर्ड करिए ना, मुझे छोड़ो हटाओ, लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मुझे प्रॉपर वे में उसको रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार अच्छे से उसको रखा जाएगा। तो यही मेहनत करिए, और 2-3 लेक्चर उस पर भी लेके आएंगे हम लोग। सर होप शाम ठीक है, तो जाइए दीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए थोड़ा सा। तो आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, और कल एंशियंट हिस्ट्री रैपअप होगा, परसों से मेडाइवल चलेगा, फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी और थोड़ा सा इकोनॉमी, फिर उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशंस कुछ लेके आएंगे। मैराथन से नहीं होगा तो एक दिन ना मैराथन सेशन चलाएगा, सुबह से लेकर शाम तक। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो सैटरडे को या संडे को टाइम सेट रहेगा, 2-2 घंटे का, बीच में आधा घंटे का ब्रेक, चाय बना के पियेंगे, फिर 2 घंटे, फिर चाय बना के पियेंगे, 2 घंटे ठंडा उंडा चलेगा। आप लोग भी उधर नाश्ते पानी का इंतजाम रखिएगा, और दिन भर क्लास चलेगा, उसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो सी सेट पर भी ध्यान दीजिए, किसी का 50 भी नंबर आ रहा है ना, तो सी सेट कैन बी इजिली क्रैक। चलिए, अब बहुत हो गया आज के लिए, और मेहनत करिए। देखिए, आप बन जाइएगा आईएएस तो हमें ज्यादा फायदा होगा। हम अभी एक स्टेप भी नहीं उठे हैं, तो हमें आपसे ज्यादा फायदा हमें होगा। हम क्यों नहीं चाहेंगे आपका आईएएस हो, ठीक है? तो समझ रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि नहीं इस बार नहीं, क्या हो गया? तो कुछ हुआ क्या? एक मिनट। तो ठीक है, कुछ टच हो गया था। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग
कल हम लोग एंशियंट खत्म करेंगे और मेडावल करेंगे, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है? योगेश है तो योगेश, आप लोग यस जा सकते हैं। योगेश है? सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ योगेश। हाँ योगेश बताइए। सर थोड़ा, तो मैं थोड़ा, मेरा मटेरियल थोड़ा बिखरा हुआ है, तो सर गड़बड़ाहट सा हो रहा है सर। मतलब ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, थोड़ा ये हो रहा है, तो मैं थोड़ा सर पूरा मतलब टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए सबके साथ ये हो रहा है।